हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 1 जनवरी 2022 को हुए सीटेट में ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचना चाहता है। ये मान लो बिंदु ए है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। ओ एक बिंदु उस पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में। ओ पर है एक बिंदु, ये ओ है बिंदु, इसके कहाँ पर है? ठीक उत्तर में। ऐसे होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर, ऊपर होता है उत्तर दक्षिण। तो ए के उत्तर में है, जो ए से कितनी दूरी पर है? 120 मीटर की दूरी पर है। और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। बी, ये ओ का पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये होगी पश्चिम दिशा। ये है बी बिंदु। ये कितनी दूरी है? 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है? ए से बी की दूरी कितनी है ना? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 + 50 कितनी हो गई? 170। और क्या पूछा है? ए बी के सापेक्ष ए की दिशा। बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ये वाली, ये दिख रही है, ये पश्चिम, ये दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, जब किसी कपड़े पर दूध को गिराया जाता है और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा निस्पंदन, फिल्ट्रेशन होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा के मानचित्र में एक सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमीली दरवाजे तक की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1.177 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ठीक उत्तर पूर्व में। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में घने जंगल हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 8850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 69 पे। टूटता हुआ तारा क्या होता है? टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा क्या होता है? उल्का पिंड होते हैं टूटते हुए तारे। चलते क्वेश्चन नंबर 70। खेजूरी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती और इस वृक्ष की छाल का प्रयोग दवाई बनाने में तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर होगा A, B और D। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी
पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र कहाँ से आया है? इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर में क्या क्या खाते हैं? सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और गोवा में तो पता ही है, टैपिकोआ खाते हैं, तेल में पका हुआ, सरसों के तेल में पका हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चों का भार लगभग 200 kg होता है। अधिकांश हाथी औसत एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 74 का लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। मैचिंग करनी है इसमें। ये कहाँ के हैं? अभी पढ़ा था, सरसों के तेल में बनी पकी मछली कहाँ की है? कश्मीर की। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक और शिफ्ट में। कश्मीर की है। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ की है? ये देख लो, थर्ड का डी किस किस में दिया है? ऑप्शन में देख लो, थर्ड का डी 2 में दिया है। ये हमारे 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। थर्ड का डी इसमें दिया है। अब चलते हैं। और नारियल के तेल के करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ, ये कहाँ का है? केरल का। ये कश्मीर और ये केरल हो गया। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली ये गोवा की है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। अपनी कक्षा 4th के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। क्वेश्चन नंबर 77 पे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को और समावेशन को। इसका आंसर होगा ए, बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 पे। कक्षा 4th के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न मकान निर्माण पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 81 पे। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। इसका राइट आंसर हुआ अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 82 पे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका स्पर्शी अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। चौथा क्वेश्चन नंबर 83 पे। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का आकलन कब किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे?
इसका राइट आंसर होगा आपका जांच सूची करेंगे, जांच सूची। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? सीखने के आकलन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक विद्यार्थी को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे, जो उनकी उपलब्धि हुई है उनके विषय में जो भी उनकी जानकारी है वो इकट्ठा करें। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका A और C, आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है? परिकल्पना की जांच करना। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? उप थीम कौन सी है? कार्य और खेल। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये अपसारी चिंतन वाला प्रश्न है, इसमें है ना छात्र की क्रिएटिविटी लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने के गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ये हो गया आज EVS के हमारे 30 क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों CTET की बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा EVS का। निम्न में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसका पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? कौन से जानवर का दांत बढ़ता रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गिलहरी। गिलहरी के दांत, जो आगे के 2 दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। जब तो आपने देखा होगा गिलहरी ज़्यादा अपने दांतों को तोड़ती रहती हैं, टाइट टाइट चीज़ें खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आया था हमारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है और नर मक्खी के कार्यकर्ता में कोई भूमिका नहीं होती। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसको छत्ते में लेकर आती है। इसका राइट आंसर होगा A, B और D। क्वेश्चन नंबर 63 आया था हमारा। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनसे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है? वन एक्ट के अधिकार 2007 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आया था हमारा। झूम खेती है, झूम खेती कैसी है? इसका राइट आंसर होगा कि काट और दग्ध खेती। 5th क्वेश्चन आया था हमारा। रेनॉल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। क्या शोध करने के लिए मिला? मलेरिया मच्छर से फैलता है, जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 में। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा छाल। जो सिंकोना की छाल होती है उसे मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अब मलेरिया से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए। 67 क्वेश्चन आया था। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर को विषदंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 आया था। निम्न में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेल
अजगर, पाइथन ये जहरीला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। क्या, किसका उपयोग होता है? केंचुए का। जो केंचुए होते हैं ना, वो मिट्टी को पोली कर देते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना किससे मिलती है? बकरियों से, क्योंकि पश्मीना की बकरी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। इसका राइट आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकें जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 72 का ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका घटपर्णी का पौधा। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का वर्षा के पानी का संचयन। क्वेश्चन नंबर 75 आया था, निम्न में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? कौन कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? इसका राइट आंसर होगा A, C और D, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा विद्यार्थी के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सी इस बात को प्रस्तावित करता है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करें, खोज करें और प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा, कक्षा 5 के अध्याय दीवार पर उस पार के में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियां एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जांच आधारित विधि। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा, EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, एक EVS की कक्षा को खुशगवार होना चाहिए। निम्न में से इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, एक्टिव क्लास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, EVS का आकलन संकेतक है। कैसा EVS का आकलन है? आकलन का संकेतक है, क्या है? चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा 83 का सेकंड ऑप्शन, उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। क्वेश्चन नंबर 84 आया था, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। क्वेश्चन नंबर 85 आया था, डॉक्टर व्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करती हैं।
नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर 4। पहले 6 आएगी, फिर 63541, 632541। पहले 6 प्रेक्षण करना, फिर 3 प्रश्न पूछना 63। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 632541। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जैव विविधता का अनुभव देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। क्या भाग है पर्यावरण अध्ययन के। इसका राइट आंसर होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों अभिनय पसंद करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किसमें सहायता करती है पर्यावरण की जो पाठ्यपुस्तक होती है विद्यार्थियों में। इसका राइट आंसर होगा सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ये होगा हमारे ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन।